सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय काफी मुफीद और उत्साहित करने वाला है। विषय है सरकार नरम किसान गरम। कृषि कानूनों की वापसी के लिए आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच अब तक बातचीत के 11 दौर हो चुके हैं, लेकिन कल की बातचीत निश्चित तौर पर पहले की बातचीतों से काफी अलग, काफी जुदा और काफी उम्मीद जगाने वाली है। कल की बातचीत के दौरान यूं तो कोई फैसला नहीं हुआ, पर बातचीत के दौरान सरकार ने बात को संभालने के लिए जो प्रस्ताव किसानों को दिया, उसके चलते किसान अभी तक अपनी बात को मुखर तौर पर कहने के लिए सामने नहीं आए हैं। बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि सरकार का प्रस्ताव ही कुछ ऐसा लुभावना था। सरकार ने यह कहा है कि आपको जिस कृषि कानूनों को लेकर इतनी परेशानी है, उसके संदर्भ में हम इसे एक लंबी अवधि के लिए स्थगित करने के लिए तैयार हैं। पहले खबर थी कि सरकार ने 1 साल के लिए स्थगित करने की बात कही, फिर बात आई कि 2 साल के संदर्भ में करने के लिए बात कही, लेकिन तमाम समाचार पत्रों में छपी खबर यह बता रही है कि सरकार ने 1.5 साल तक के लिए इन कृषि कानूनों को स्थगित कर देने की बात कही है। साथ ही सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि एमएसपी और अन्य मसलों को लेकर एक नई कमेटी का गठन कर दिया जाएगा और उसके माध्यम से विषय के निराकरण की कोशिश की जाएगी। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर अपेक्षा की जाती है कि जब भी कोई विवादित विषय हो तो उन्हें संवाद के माध्यम से समाधान तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। कल की बातचीत ऐसी उम्मीद जगाने में कामयाब रही कि अब वाकई समाधान की दिशा में कोई कदम बढ़ रहे हैं। सरकार ने वैसे इस बातचीत में अमूमन थोड़ा नरमी का रुख हमेशा ही दिखाने की कोशिश की, सिवाय इसके कि वह कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुई। लेकिन बाकी मसलों पर, चाहे वो संशोधन का विषय हो, चाहे मांगे मानने का विषय हो, सरकार हमेशा कोशिश करती रही कि किसी भी तरीके से बात बन जाए। लेकिन कृषि कानूनों के संदर्भ में जो किसान आंदोलन पर उतारू हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली की सीमा तक आए हुए हैं, उनका मानना है कि इसे बीच रास्ते में छोड़ देना उनके लिए हितकर नहीं है। पर अब जब सरकार ने एक लंबी अवधि के लिए स्थगित करने की बात कही है, कल इस संदर्भ में निर्णायक बैठक होने की उम्मीद की जा रही है, तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या किसानों के जो एक गर्म तेवर है वो कुछ नरम हो पाएंगे। सरकार की नरमी क्या किसानों के गुस्से को पिघलाने में कुछ कामयाब हो पाएगी। क्या वाकई देश 26 जनवरी से पहले इस आंदोलन के सुखद समापन की खुशियां मना सकेगा। इस अहम मसले पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उन मेहमानों से आपका परिचय कराएं और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र महान और मशहूर अमेरिकन लेखक का दिया हुआ है। उन्होंने बड़े सूत्र में बात कही कि जीत मीलों में नहीं बल्कि इंच में जीती जाती है। थोड़ा थोड़ा जीतो, अपने फैसले पर अडिग रहो और बाद में थोड़ा और जीतो। लुइस अमोर के द्वारा ये विचार हमें दिया गया, जिसके अंतर्गत किसी बड़े फैसले के संदर्भ में ये उम्मीद करने के लिए मनाही है कि आप हमेशा मीलों की जीत के संदर्भ में कामना न करें। अगर कुछ भी आप हासिल करते जा रहे हैं तो इसे भी जीत का हिस्सा माने और लगातार अपने फैसलों के संदर्भ में अडिग रहें, तो आपका जीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। तो क्या किसान जो दृढ़ता के साथ पिछले 55-57 दिनों से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन्होंने इसी विचार सूत्र को ध्यान में रखते हुए काम किया, जिसका नतीजा है कि सरकार हर बार कुछ नरम, कुछ और नरम और फिर बहुत कुछ नरम होती हुई हमें दिखाई दी। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज सितारे लक्ष्मण सिंह जी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ चेहरा है, लेकिन अपनी खरी बात कहने के लिए देश में एक अलग ही पहचान रखते हैं। हमारे साथ किसान आंदोलन का बहुत बड़ा चेहरा नरेश टिकैत साहब इस चर्चा में खास तौर पर जुड़े हैं। युवा चेहरे के तौर पर किसान आंदोलन से राहुल राज हमारे साथ इस चर्चा का एक बार फिर हिस्सा है। देश के जाने माने पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी होंगे। चर्चा की शुरुआत हम नरेश टिकैत जी से करते हैं और नरेश टिकैत जी से चर्चा करने की वजह यह है कि वही हमें बताएंगे कि कल हुआ क्या बैठक में और क्या उस बैठक के बाद देश को जो उम्मीद है, किसान संगठनों को भी वैसी ही कुछ उम्मीद है समाधान के संदर्भ में, या लगता है कि बातों की गोली सरकार जो लगातार दे रही थी आपके अनुसार, वह गोली कल भी आपको मिली है। क्या है स्थिति नरेश जी? तो ये तो एक हाथ से 3 पात है जी। जिस तरह से लोग कहते हैं हाथ से 3 पात, तो सरकार एक मिट्टी गोली देने की वहां पर भी बात थी। हम तो बहुत नरम हमने अपना लिया, बहुत नरम जरूरत में अपना लिया। तो इस तरह की ये जितनी रवैया सरकार का है, और एक आज 56-57वां दिन होगा, तो 56-57
नए नए आरोप किसानों पर लगते आ रहे जी और किसान उन्हें नकार रहे, कोई ऐसी बात नहीं, ना कोई किसी उससे वो ले रहे। तो हम तो यही चाह रहे, बातचीत सिर्फ एक ही बात है, एक ये कानून वापस ले लो, किसान भी अपने घर चले जाएंगे। कई लाख किसान सड़कों पे है। इस तरह का जिद्दी रवैया क्यों सरकार अपना रही है? हम नहीं चाहते एक 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व है उसमें बाधा पड़े। हम कोई वो नहीं है बातचीत किसानों की तरफ तक, कभी भी कोई वो नहीं रहा। टिकैत साहब के जमाने थे, हमने देखा, हमने हमेशा टिकैत साहब ने भी कोई भी टकराव की वो नहीं करी, आंदोलन कभी हिंसक नहीं होने दिया। तो इस तरह के ये पता नहीं किसकी सोच है, किसकी वह है बातचीत, इस तरह की बात नहीं चाहती करनी। और एक 26 जनवरी का जो यह परेड होगी उसमें हम भी बाधा नहीं बनते। जी किसान नहीं चाहते कि इस तरह की बाधा उत्पन्न हो और किसान इतिहास में एक दाग लगे। जी और सरकार भी तो कहीं ना कुछ थोड़ी सी झुक है, ऐसी बात थोड़ा ही है। एक वो एक जिद्दी रवैया, टाइम बर्बाद करने की बात है। आखिर को किसानों की खता क्या है? किसान हमें समझ में नहीं आ रहा। किसान जात किसके पास जा? सरकार बनाई बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी उम्मीद पर सरकार बनाई। किसान को यही तो है बातचीत, भाई हमें इसमें कृषि में फायदा नहीं हो रहा, किस तरह से इसमें फायदा हो। और किसानों के साथ में, किसानों के स्वाभिमान के साथ में किस तरह से छेड़छाड़ करी जा रही। आखिर को किसान तो इस देश का अन्नदाता है, उसके साथ में छेड़छाड़ क्यों कर रहे? नरेश जी, आपसे दो विषयों पर मुझे जानकारी चाहिए। सरकार ने कल प्रस्ताव दिया है कि हम 1.5 साल के लिए इन कानूनों को स्थगित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के लिए तैयार हैं। एमएसपी के लिए नई कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। क्या इससे आप संतुष्ट नहीं हैं? क्या सरकार के इस कोशिश को आज सरकार की नरमी के तौर पर नहीं देखते हैं, या इसमें आपको कोई साजिश दिखाई दे रही है जिससे मानने के लिए आप तैयार नहीं हैं? नहीं, इस तरह तो नहीं, इस तरह तो नहीं मानना जाने का जी। जी ये तो कानूनी वापसी लो, ठीक है जी, भी उस पर वो होगी बातचीत। सरकार गलती मानने अपनी, जो किसानों के साथ में इतने किसानों के स्वाभिमान को ठेस पहुंची, इसके लिए सरकार गलती मानने। हमने सरकार बना रखी है, ऐसी बात नहीं जी। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम तो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे। बड़ी महत्वपूर्ण बात नरेश टिकैत जी ने कही है कि हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, सरकार की नीति से विरोध है और कृषि कानूनों से की वापसी से इतर और कुछ मानने के लिए हम तैयार नहीं है। अगर देश उम्मीद जता रहा है कि कल की बैठक में कुछ निकलेगा, तो नरेश टिकैत जी की ये टिप्पणी उन आशाओं को तोड़ने वाली है। लक्ष्मण सिंह जी मेरे साथ में है। लक्ष्मण सिंह जी, सरकार ने अपेक्षा की थी कुछ नरम हो किसान। सरकार ने जो कोशिश की है, सरकार ने जो अपने शब्दों में नरमी दिखाई है, क्या आपको लगता है कि किसानों को अब इस पर विचार करना चाहिए, या किसानों के वर्तमान रुख से आप इत्तेफाक रखते हैं? हिमांशु जी, आपने शुरू में चर्चा के एक अमेरिकन प्रोवर्ब बताया था जी। मैं आपको एक अफ्रीकन प्रोवर्ब बताता हूं। जी। इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। जी। और ये सरकार जो है जल्दबाजी में सब कुछ अकेला करना चाहती है जी। और इसीलिए समस्या खड़ी हुई। अगर वो किसानों को साथ लेते, विपक्ष को साथ लेते और फिर चर्चा करके बिल बनाते, जी। तो ये इस बिल के बहुत दूरगामी परिणाम आते जी। और ये आंदोलन नहीं होता, आंदोलन की नौबत नहीं आती। जी। लेकिन ये सरकार का एक रवैया, ढीठ रवैया, कि किसी की सुनना नहीं, हम जो कहें वो सही। जी। और इसीलिए ये एक ऐसी टकराव की स्थिति बनी है और सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा किसानों के आगे, जी। क्योंकि उनके वोट से ही ये सरकार में बैठे हैं। जी। तो जितनी जल्दी वो सरकार किसानों की बात मान ले उतना अच्छा है। लेकिन जो कल का प्रस्ताव है, सरकार इस पर भी तो कोई टिप्पणी करना चाहेंगे लक्ष्मण सिंह जी आप? सरकार ने कहा है कि हम कानून को स्थगित करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने में समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्थगित किया था। भारत सरकार कह रही है हम 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं। इस प्रस्ताव के संदर्भ में लक्ष्मण सिंह जैसा राजनीतिज्ञ क्या सोचता है?
जी किसानों की ताकत के आगे सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा, हम तो शुरू से कह रहे थे जी और इसे कहते हैं पतली गली से निकलना। जी। अब इनके पास पतली गली से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इनके पास पतली गली से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ब्रजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन जी से सवाल करने के लिए बहुत तेरी हमारे जहन में जिज्ञासाएं हैं, लेकिन उनसे बात करें उससे पहले दो बयान आपको सुनवाना चाहते हैं। एक देश के कृषि मंत्री ने कल क्या कुछ कहा, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान से सांसद हैं, उन्होंने भी कुछ इस आंदोलनकारियों के संदर्भ में कहा। दोनों बयान को सुनते हैं और फिर ब्रजमोहन जी से बात करते हैं। एक बार सुने क्या कह रहे हैं दोनों लोग। अब 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अपन कैसे सोचें? तो ब्रजमोहन जी मेरे साथ में। ब्रजमोहन जी, आपकी पार्टी के जिम्मेदार सांसद सार्वजनिक मंचों से बयान दे रहे हैं, खालिस्तानी बैठे हुए हैं, आतंकी आके बैठ गए हैं, और ऐसे में देश कैसे चलाएं? और इन आतंकियों से, इन खालिस्तानियों से आपकी सरकार बात कर रही है। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा रोशनी डालेंगे, चाह क्या रहे हैं आप और आपकी पार्टी? देखिए हिमांशु जी, मैं लगातार आपके चैनल के माध्यम से आप किसानों के आंदोलन को लगातार इसके ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। आज सरकार ने लगभग किसानों की सभी बातों को मान लिया जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक निर्णय दिया जी। आज केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम 1.5 साल के लिए कानून को स्थगित कर सकते हैं जी। उसके बाद भी हठधर्मिता अपनाना किसानों का, ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये सिर्फ किसान नहीं है, किसानों के पीछे कुछ दूसरी ताकतें आ गई हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं जी। आप लोगों के चैनलों ने ही दिखाया है कि वहां खालिस्तान के नारे लगे, वहां पर हवाई फायर हुए, वहां पर देश विरोधी तत्वों को जेल से छोड़ा जाए, ये नारे लगे। तो ये किसान आंदोलन के पीछे जिस प्रकार से बाकी लोग आ गए हैं, अब ये शायद उन ताकतों को कभी ऐसा मौका नहीं मिलता है। और वो ताकतें अब की सरकार को कैसे हम नीचा दिखाएं, और सरकार को नीचा दिखाने के लिए क्योंकि उनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है, इसलिए किसानों की ताकत का वो उपयोग कर रहे हैं। और किसानों का इस प्रकार का आंदोलन कि आज की तारीख में MSP पे जींस खरीदे जा रहे हैं, आज की तारीख में मंडियां बंद नहीं हुई हैं, किसानों को कोई दिक्कत आज की तारीख पर नहीं है, तो फिर इस आंदोलन के लिए हठधर्मिता अपनाना ये समझ से बाहर है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सहानुभूति दिखाए जाने के बाद भी हठधर्मिता अपनाना, तो ये निश्चित रूप से लगता है कि ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं और वो तत्व इस आंदोलन को समाप्त नहीं होने दे रहे हैं। 2-3 सवाल हैं आपकी टिप्पणियों पर ब्रजमोहन जी। एक तो जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आपका कहना है किसान हठधर्मिता पे उतारू हैं। आपकी सरकार जो लगातार बता रही थी कि इससे बेहतर कानून कुछ हो नहीं सकता, किसानों के लिए जो हम कर रहे हैं ये सबसे बेहतर है, पर बदलते वक्त के साथ आपकी सरकार बोली कि हां इसमें कुछ कमियां हैं, हम उन्हें दूर करने को तैयार हैं। 22 पन्नों का पत्र किसानों के पास भेजकर दुनिया भर के संशोधन आपने सुझा दिए, हां ये संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं। और तब भी जब किसान अपनी मांग पर अड़े हैं तो आपकी सरकार के जिम्मेदार कृषि मंत्री, आपके परम मित्र नरेंद्र सिंह तोमर कल बोल रहे हैं कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित करने के लिए भी तैयार हैं। तो सवाल इस बात का है, जिन कानूनों की खामियों को आपकी सरकार मानने को तैयार है, 1.5 साल तक स्थगित करने के लिए तैयार है, सरकार और किसानों के साथ मिलकर एक समाधान तक पहुंचने की बात सरकार कर रही है, तो सरकार जितने पर क्यों अड़ी है इन कानूनों को वापस न लेने के संदर्भ में?
साल डेढ़ साल बाद नया कानून लेकर फिर आ जाइएगा। तो ये जिद जिसे आप बार बार किसानों के संदर्भ में बोलते हैं, आपकी सरकार जिद पे नहीं दिख रही। आप तो स्वयं सरकार के न जाने कितने सालों तक मंत्री रहे हैं। आप बताएं इसको क्या कहेंगे? इसे जिद, हठधर्मिता या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार को आप जिद की बात करते हैं, आज किसान जिद पर क्यों अड़े? आज किसानों को आज की तारीख में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, किसानों को कोई घाटा नहीं है। पहले किसान कहते थे कि हमको एमएसपी की गारंटी चाहिए, सरकार ने एमएसपी की गारंटी दे दी। सरकार ने कहा प्राइवेट मंडियों में सरकारी मंडियों जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, वो सरकार ने मान ली। बहुत सारी चीजें किसान कहते थे कि इस कानून का ऐसा दुरुपयोग होगा, ऐसा दुरुपयोग होगा, सरकार ने वो मान लिया। तो आप सरकार को क्यों झुकाना चाहते हैं? सरकार देश की एक पूरी संस्थागत संवैधानिक संस्था है जिसको जनता ने जिताया है। किसान जो है, आज किसानों को कोई तकलीफ नहीं, किसान तो आंदोलन कल भी कर सकते हैं। अगर ये मानना है इस देश के आधे से ज्यादा लोगों का, मैं तो कहूंगा 75% वैज्ञानिकों का, 75% साइंटिस्ट का, 75% किसानों से संबंधित लोगों का यह मानना है कि यह कानून किसानों के हित में है। खाली कुछ किसान संगठन, कुछ किसानों के नेता और कुछ ऐसे लोग जो देश में शांति नहीं चाहते हैं और जिनको पिछले 6 सालों में इस सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिला, आज वो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। आप सरकार को झुकाने की बात क्यों करते हैं? आप किसानों से आग्रह करिए कि आप 2 साल के लिए आंदोलन स्थगित कर दें। 2 साल बाद अगर आपको लगता है कि सरकार ठीक नहीं कर रही है, फिर आंदोलन करिए। आखिर ये आंदोलन के पीछे ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस आंदोलन को वापस लेने की बात नहीं करते हैं? सरकार की हठधर्मिता की बात आप क्यों करते हैं? अच्छा ब्रह्मा जी, एक बात बताइए, आपसे जानने में दिलचस्पी है मेरी। जो सरकार इतनी मजबूत बताई जाती है, जो सरकार इतनी दमदार बताई जाती है, जो सरकार के संदर्भ में आप दावा करते हैं कि ये कानून किसानी के लिए, खलिहान के लिए, किसान के लिए सबसे बेहतर है, उन कानूनों को स्थगित करने के लिए आप तैयार क्यों हो गए? कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ आ गया, इससे कहीं घबरा तो नहीं गए आप लोग? कहीं कांग्रेस की सक्रियता के चलते आपको यह बेचैनी तो नहीं हो गई कि कांग्रेस जो सब तरह से उखड़ रही थी, इस आंदोलन के चलते कहीं अपनी जड़ें तो नहीं जमा रही? जानने में दिलचस्पी है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, उससे 20 मिनट पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष धनाधन ट्विटर पर सवालों की झड़ी लगाते हैं। कल दुनिया भर के प्रदर्शन कांग्रेस ने तमाम जगहों पर किए, सरकार ने शाम को बोल दिया हम कानूनों को स्थगित करने के लिए तैयार है। भाई, साल, 1.5 साल, 2 साल कांग्रेस से डर गई सरकार या भाजपा? देखिए, ना भाजपा डरी है ना सरकार डरी है। हम पूरी चीजों का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार सहानुभूति के साथ में, भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति के साथ में किसानों के आंदोलन को डील करना चाहती है। आज आप देखेंगे इस किसान आंदोलन के बाद भी, चाहे राजस्थान में चुनाव हुए हो, चाहे पंजाब में चुनाव हुए हो, चाहे हरियाणा में चुनाव हुए हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। भारतीय जनता पार्टी डर नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस आंदोलन के पीछे जिस प्रकार के तत्व आ गए हैं, वो तत्व कहीं अराजक स्थिति पैदा ना कर दें। और अराजक स्थिति से बचने के लिए और ठंड के समय पर किसान ठिठुर रहे, उससे बचने के लिए इस आंदोलन को समाप्त कैसे हो जाए और किसान अपने घर चले जाए और उनकी परिस्थितियां ठीक हो, इसके लिए सरकार बातचीत कर रही है। तो सरकार को बातचीत को, सरकार की सहानुभूति को आप डरने या झुकने की बात करते हैं, ये बहुत मुझे लगता है कि नादानी है। कोई झुकने और डरने की बात नहीं है। सरकार का सहानुभूतिपूर्ण रवैया, क्योंकि ये बाकी लोग तो चाहते हैं कि वहां गोली चले, वहां पर लाठी चले, वहां पर डंडे चले, वहां पर किसानों की मृत्यु हो जाए। सरकार इससे बचना चाहती है क्योंकि उसमें अराजक तत्व जुड़ गए हैं और इसलिए सरकार कोशिश में है कि आंदोलन से अराजक तत्व जुड़ गए हैं। सरकार इसलिए संवेदनशील है, सरकार सहानुभूति के साथ में इस मामले को निपटाना चाहती है। राहुल राज मेरे साथ में युवा चेहरा है इस आंदोलन का। राहुल जी, 2 मुद्दे जो ब्रजमोहन अग्रवाल जी जैसा कद्दावर शख्स इस कार्यक्रम में कह रहा है, एक कि किसानों को कोई दिक्कत ही नहीं है, किस लिए इतनी बेचैनी है, एक, और दूसरा ये आंदोलन को खत्म कराना इसलिए जरूरी है, इसमें अराजक लोग आ गए हैं। दोनों पर आपकी टिप्पणी। देखिए हिमांशु जी, बड़े सम्मान के साथ मैं अग्रवाल साहब से कहना चाहता हूं कि पहले तो इनकी सरकार ये तय कर ले कि जिन 40 सदस्यों से ये बार बार बात कर रहे हैं, वो आंदोलन को भड़का रहे हैं, किसान को बरगला रहे हैं, जब वो किसान नहीं है।
क्योंकि इन्हीं के केंद्रीय कृषि मंत्री हमसे बार बार बात कर रहे हैं। कल भी बैठक हुई, कल फिर बैठक है, और आज ब्रजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि ये कुछ अराजक तत्व है तो किसानों को घर नहीं जाने दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब कोई टायर पंचर हो जाता है माननीय अग्रवाल जी, और कंपनी से नया खरीदा हो और उसमें 15 पंचर हो जाए, तो हम कंपनी के मुंह पे फेंक देते हैं, कहते हैं हमें नया टायर चाहिए। वही बात इस देश का किसान पहले दिन से कह रहा है। आप ही की सरकार ने दूसरी बैठक में ये मान लिया था कि 15 इसमें संशोधन की आवश्यकता है, और जब हमने कहा कि जब इतने संशोधन करने हैं तो मान्यवर इसे वापस ले लीजिए। द्विवेदी जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग कृषि सुधार के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कृषि सुधार जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर दे, हम उसका पुरजोर विरोध करते आए और करते रहेंगे। हम खुद सरकार से कह रहे हैं कि बड़े मन से सरकार कानून वापस ले, इसके बाद बैठ के कृषि सुधारों की मसौदा तैयार करते हैं ना। मंडियों के निजीकरण को करने के बजाय मंडियों के आधुनिकीकरण की बात करिए। अग्रवाल जी ने 2-3 बातें और महत्वपूर्ण कही। कहा कि एमएसपी गारंटी का लागू हो चुका है। कहाँ लागू हुआ है आप मुझे बता दें अग्रवाल जी। अगर छत्तीसगढ़ में भी हुआ हो तो हम मान लेंगे आपकी बात, तो आप टेलीविजन पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि किसान कहीं दुखी नहीं है। आप आइए मध्य प्रदेश में मक्का रखी है लोगों की, आप कहीं तो छत्तीसगढ़ भिजवा देता हो। कितने कुंटल मक्का आप समर्थन मूल्य पर खरीदवा रहे हैं आपकी वो प्राइवेट मंडियों में जो इस कानून के बाद खुली है। आप मुझे बता दीजिए 800 रुपए बिक रही है यहाँ पे, 1400 रुपए कुंटल में गेहूं बिक रहा है। आप एमएसपी पे गेहूं बिकवा दीजिए हमारा। ऐसी बातें करना, बार बार किसानों को आहत करना, और फिर आप कहते हैं किसान अड़े क्यों है। आप हम आरोप लगा रहे हैं, आप हमारे औरतों बच्चे जो हमारे खंड में बैठे हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं, खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे हैं, फिर हम ही से वार्ता कर रहे हैं। और फिर जब हम हमारी वही मांग जो पहले दिन से कह रहे हैं कि साहब कानून वापस ले लो, एमएसपी गारंटी कानून बना दो, तो आप कह रहे हैं कि हम लोग अड़े हुए हैं। अरे अड़े तो साहब आप हैं। आप इसलिए अड़े हैं ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि आपके सर्वोच्च व्यक्ति ने एक बार कह दिया कि कानून बहुत अच्छे हैं, तो आप उसको कानून अच्छे बताने में लगे। और द्विवेदी जी, मैं आज आपको दिल्ली में बैठ के ये बात बता दूं, जितनी संख्या में इस देश में किसान सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, पलवल बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा है, सरकार की घबराहट है जो आज दिख रही है, क्योंकि सरकार ये जानती है कि इतने किसानों को घर वापस भेजना संभव नहीं है। लेकिन ये बात टेलीविजन पे बैठ के मानने के बजाय जितनी सहजता के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री जी टेलीविजन मीडिया के सामने ये बात मान रहे हैं, उतनी ही बेशर्मी के साथ बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग हम पे आरोप लगाते हैं। आपने सांसद का बयान सुनाया, वो हमसे कह रही है AK-47 लेके बैठे हैं। रोज ये लोग हमारी आत्माओं को छलनी करते हैं अनर्गल बातें करके, फिर ये लोग कहते हैं हमसे अच्छे से बात करो। फिर भी हम अच्छे से जाके अच्छे से बात कर रहे हैं। हमारे 40 सदस्य बुजुर्ग साहिबान है, नौजवान है, उसमें आपसे बात कर रहे हैं, और आप फिर शाम को बैठ के यही कह रहे हो अग्रवाल जी कि वो लोग बरगला रहे हैं। मैं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर साझा करना चाहता हूं। हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में उम्मीद जताई थी कि कल शायद समाधान निकलेगा, लेकिन वो उम्मीद कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह पाई जो इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने की थी। अभी अभी खबर यह कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि नरेश टिकैत जी हमसे पहले ही कह चुके थे, जो इस आंदोलन का खुद बहुत बड़ा चेहरा है, सरकार के प्रस्ताव को स्पष्ट तौर पर संयुक्त मोर्चा के द्वारा खारिज कर दिया गया है। और साथ ही किसान मोर्चे ने कहा कि 26 जनवरी को रिंग रोड पर ही हम ट्रैक्टर की परेड करेंगे और कानून पूरी तरीके से रद्द किए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। इस रोशनी में प्रेम कुमार जी मेरे साथ में है। प्रेम कुमार जी, जानना चाहूंगा, सरकार कोशिश बहुत कर रही है पर सिरे नहीं चढ़ रही है, किसकी जिद? सरकार कह रही है किसान जिद पर है, किसान कह रहे हैं सरकार जिद पर है, पर बतौर पत्रकार आपके अनुसार जिद किसकी? देखिए हिमांशु जी, आंदोलन जब होता है सरकार के खिलाफ ही होता है, उनको मनाने के लिए होता है। उसमें सबसे बड़ी बात होती है विश्वास जी, और विश्वास को बहाल किए बगैर कोई बातचीत सफल हो ही नहीं सकती। और पूरी बातचीत के दौरान अपनी डिबेट में भी हम देख रहे हैं, और पूरा जो 56 दिन बीता है उसमें भी देख रहे हैं कि एक तरफ बातचीत होती है और दूसरी तरफ उनके साथ अविश्वास ही नहीं, डिफेम करने का गेम चलाया जाता है। तो जब इतना अविश्वास है तो सरकार बातचीत कैसे कर पा रही है, यह भी एक आश्चर्य का विषय है। दूसरी बात यह है कि अभी ये हो रहा है कि 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया जाए, 2 साल के लिए स्थगित कर दिया जाए। ये स्थगन जो होता है, इस कानून को अगर हम रोकते हैं, क्यों रोकना चाहते? इसलिए रोके ना कि जो पॉइंट्स उठाए गए किसानों की ओर से उसका समाधान हो। तो ये समाधान तो 15 दिन में भी हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया 2 महीने में भी हो सकता है। तो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, अटेंशन लेना चाहता हूं कांग्रेस के भी नेताओं का, बीजेपी के भी नेताओं का, वो ये कि ये 1.5 साल का समय क्यों है? क्योंकि 1.5 साल में उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है
क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान होगा राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को अगर यह आंदोलन चलता है। तो ये किसान भी इस बात को समझ रहे हैं और ये आंदोलन स्थगन, जो कानून को स्थगन करके बढ़ा रहे हैं, मैंने कहा कि मकसद ये होना चाहिए कि जो पॉइंट्स उठाए गए उसको खत्म कीजिए। किसान कह रहे हैं कि कानून वापस लीजिए। आज समिति बन रही है, पहले क्यों नहीं समितियां बनी? सुप्रीम कोर्ट के हवाले छोड़ दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट तय पालिका, जनता ने जिसको चुना है, लोकतंत्र विशेषाधिकार प्राप्त होता है संसद के लोगों को संसद में चर्चा करने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं संसद में, देश का कानून बनाते हैं। आपकी जिम्मेदारी कि कानून देश की जनता के व्यापक हित में हो। सुप्रीम कोर्ट तो कानून की समीक्षा करता है, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया कि वो फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, फैसला तो सरकार करेगी। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी सुप्रीम कोर्ट की सीमाएं समझते हैं और सरकार की भी समझते हैं। लेकिन ये पूरा जो आंदोलन है, आंदोलन के साथ व्यवहार और विश्वास, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक साथ दो बातें नहीं चलेगी, संवाद और ये बौद्धिक आतंकवाद, ये नहीं चलेगी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में मैंने बात कह गया कि आतंकवाद और संवाद जैसे साथ साथ नहीं चलते, उसी भाषा में कह गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप बातचीत कर रहे हैं तो फिर आप खुले दिल से बातचीत कीजिए ना। आप आतंकवाद क्या किसानों ने पैदा किया? क्या पुलवामा में किसानों ने हमला कराए थे? क्या खालिस्तान नाम का जो भी आतंकवादी संगठन दुनिया भर में सक्रिय, किसानों ने पैदा किए? ये कैसी बनी हरकत की जा रही? कोई अगर अराजक तत्व इसमें घुस रहा है, आंदोलन का फायदा उठाना चाहता है, तो ये इसको रोकने की जिम्मेदारी क्या किसानों की है? दिल्ली में आप भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा पूरे हिंदुस्तान में करती रही है कि नहीं? चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो। आप जब 15 तिरंगा यात्रा करते हैं तो वो देशभक्ति है, और किसान जब तिरंगा यात्रा करेगा तो वो देशद्रोह हो जाएगा। ये जो सोच बड़े मौलिक सवाल प्रेम कुमार जी के द्वारा कार्यक्रम में उठाए गए हैं। और नरेश टिकैत जी के पास मैं एक बार वापस रुक करता हूं। टिकैत साहब, आपसे जानना चाहता हूं, जब सरकार ने आपको 1.5 साल के स्थगन का प्रस्ताव दिया था तो उस संदर्भ में प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि अगर कोई समाधान करना है तो वो तो 15 दिन में हो सकता है, 1.5 साल तक स्थगित करने की जरूरत क्या? इसलिए क्योंकि चुनावी दृष्टि से नुकसान ना हो जाए। आपका नजरिया क्या है? सरकार 1.5 साल तक स्थगित करने के लिए क्यों तैयार हुई? ये तो सरकार के बिना मतलब कि दूसरी तरफ को घसीट दिया इन्होंने, तो ये इस आंदोलन को भी, जो समस्या है उसका मोटी बात है, उसका समाधान कर लो। और ये इस तरह की बात जो हमारी बहन जी थी भी, उन्होंने बताया इस तरह का एक खालिस्तानी आतंकवादी एक है, इन्होंने इस किसान आंदोलन को दूसरी तरफ को मोड़ दे दिया। किसानों ने भी प्रतिष्ठा की बात बना ली। सारी बेइज्जती, किस तरह की बेइज्जती हो रही, कौन खालिस्तानी है, कौन आतंकवादी है, कहां तक पैसे की वो कह रहे वह विदेश का पैसा आ रहा, किस खाते में आ रहा वो पैसा, ये इस तरह की बात बेहुदी बात ना करे। किसानों के साथ में अच्छी तरह से वर्ताव तो बात करे। किसानों का स्वाभिमान का पैसा है खेती का। और अग्रवाल जी की भी हम कदर करें, ऐसी बात नहीं, हम किसी की भी वो नहीं करते। हम गलती मानने, अगर कोई किसी ने कुछ कह भी दिया होगा, हम बड़े सम्मानित पैसा है हमारा खेती का। हम नहीं चाहते हमारे पर आरोप लगे। इन्हें जो अग्रवाल जी है, ये जाकर देखो, वहां से टिगरी बॉर्डर पर देखो, सिंधु बॉर्डर पर देखो, हमें कहते हो हम डालो, हम इन्हें घुमा कर ले आओगे वहां से। किसानों की कैसी हालत हो रही, किस तरह की वो है बातचीत, मतलब इस तरह की बेइज्जती किसानों की लग रही है करण। किसान किस तरह तक चुप हो? आखिर को हमारी खता क्या है? हमने वोट दी, सरकार बनवा दी, आखिर यही बेइज्जती के लिया हमारे सम्मान को ये ठेस पहुंचा रहे, तरह तरह के आरोप हमारे पर लगाने लग रहे। हम इसे बर्दाश्त नहीं करने के। देखो साफ बात है, कुछ भी हालात हो, इनकी मर्जी है, सरकार गोली चलावे, सरकार गोली चलवा दो अपना, ठीक है। एक बार बताएं नरेश टिकैत जी, ये 26 जनवरी को आप रैली निकालने पर आमादा हैं, ट्रैक्टर मार्च, क्या नजरिया है इसके पीछे? सरकार का कहना है दुनिया भर में देश की बेइज्जती करा देंगे। देश की बेइज्जती कराने वाला कदम क्यों उठाना चाहते हैं आप? आखिर के सीधे साधे किसान है, इनकी इस पार्टी में जिम्मेदार कौन है जी? कम से कम जिम्मेदार का तो पता लगे। ये 2-4 आदमी इस तरह की, हम नहीं चाहते हमारे मुंह तक कोई गलत बात निकले, इन्हें ठेस पहुंचे इस तरह की बात। आखिर को किसानों के खेतों में जाके देखो, जब हम लोग कह रहे हैं हमें नहीं बचत हो रही, हमें किस तरह की वो हो। तोमर साहब है, नरेंद्र सिंह तोमर, हम उनकी कदर करें, हम किसी की कोई वो नहीं करते।
जी। एक तो सबसे बड़ी बात है, रास्ता ढूंढो, अपनी जो जुबान है इससे फिसलन ना दो, जुबान काबू में रखो। किसान है, किसान को किसान की तरह रहो। इसे तरह तरह के इसे आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पुराना ढिकड़ा, इस तरह के आरोप लगा के ये हमारे पे कामयाबी नहीं मिल पा सकते। कामयाबी हमारे पे एक व्यवहार कुशलता के साथ बात करे, अच्छी तरह से बात करे, और इन्हें जो हमारे संयुक्त मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, जी। इसमें जो जिम्मेदार है, मैं कोई ऐसी बात नहीं, मैं जाने को मैंने भी नहीं करते कहीं। ये विज्ञान भवन में जहां से भी ये बुलावे चले जा, और वाकई वही बात हम यही चाह रहे, बातचीत एक अपनी जुबान को ये काबू में रखे। इनकी सीट, इनकी वोट घटती जा रही, जितने भी दिन जा रहे, एक दिन में इनकी एक लोकसभा की सीटें खत्म होती जा रही रोज की। ये गांवों में जाकर पता तो देखो, पता तो करो क्या हालत हो रहा है इनका। इनका लिकड़ना बंद हो रहा गांवों में। तो इन्हें कितनी शर्म आ रही होगी जो भाजपा के वे किस तरह से झंडे भी लगाने बंद कर दिए इन्होंने। ये अपनी सरकार में कैद हो गए। क्या हो रही बातचीत? इन्हें इज्जत से किसानों को उठाओ यहाँ से, बहुत इज्जत से बेइज्जती करके ना उठाओ, इज्जत से उठाओ। नरेश जी, मेरा आपसे सवाल है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे जी। आपसे एक सवाल था, सरकार को इस बात पर बहुत आपत्ति है, परेशानी है, नाराजगी है, ये बागी सब तो ठीक, 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, उस पर आप ट्रैक्टर मार्च करने के लिए क्यों अड़े हुए हैं? दलील है कि आप जो है दुनिया में देश की बेइज्जती करना चाह रहे हैं, देश की छवि खराब करना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में, इन आरोपों के संदर्भ में? क्यों करना चाहते हैं आप 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च? तिरंगे तो बेइज्जती होगी इनकी जी भाई, तिरंगे तो बेइज्जती होगी क्या? तिरंगा निकलता नहीं जी, तिरंगा यात्रा निकलती नहीं क्या? जो हम अपने वाहन पर निकाल लेंगे। ऐसा तो इनकी वो है बात, अपनी जिम्मेदारी है इनकी, दिल्ली में ना घुसन दो। ऐसा हमारा सड़कों पर भी वो नहीं है। हमें तो पता है इतना दिल्ली नहीं लोड जेल पालने की, इतना जितना ट्रैक्टर जाएंगे दिल्ली नहीं वो करने, कई लाख ट्रैक्टर हो जाएंगे। तो हमें उमा नहीं है, हमें शौक नहीं है। तो एक राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, उसमें हम अपना झंडा लगा के, कोई किसी पार्टी का झंडा नहीं, कहीं नहीं। हमें तो कोई ये आदमी यहाँ से खराब दिखता नहीं किसी, उसमें हम भी घूम रहे, इसमें धरने प्रदर्शन में खूब घूम रहे। हमें तो कोई आतंक को मिला नहीं। भाई AK-47 लग रही, वहां से ऐसा किसी ने फोटो लगाए थे होगा, हम तो कभी हाथ में भी लेकर देखी ना, हमें कुछ पता। हमें देश तो प्रेम नहीं है, हमें देश तो प्रेम नहीं है क्या? हम होलन देंगे यहाँ से खालिस्तानी, आतंकवादी, पुराना ढिकड़ा। तो कुल मिला के किसान की आवाज है, वो अगर तिरंगा हाथ में थाम रहा है, अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा के निकल रहा है, तो उससे सरकार को बेचैनी और परेशानी क्यों है? इस सवाल का उत्तर लेने के लिए हम जाएंगे तो ब्रजमोहन अग्रवाल जी के पास, लेकिन बातचीत के क्रम में एक बार फिर लक्ष्मण सिंह जी की ओर रुख करता हूं। लक्ष्मण सिंह जी, आपसे समझना चाहता हूं, सरकार कहां उलझ रही है? हर तरफ से समझ में आ रहा है कि इसके कारण सरकार परेशानी में है, पर भी फिर भी समाधान नहीं खोज पा रही। आप समझ पा रहे हैं कि सरकार कहां अटक गई है? देखिए, एक तो किसानों को खालिस्तानी कह के सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है जी, पहली बात। दूसरा, अभी एक हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे जी कि किसी ने हवाई फायर कर दिया वहां पे। जी, मैं आपको, मेरे मित्र को, भाजपा के बताना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये मध्य प्रदेश के हैं और हवाई फायर की राजनीति करके ही राजनीति में आए हैं। हवाई फायर कर करके कई बूथों पे इन्होंने कब्जे किए हैं और इसीलिए इनका कद भारतीय जनता पार्टी में बड़ा है। तो ये हवाई फायर कहना और ये कहना, और लक्ष्मण सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम उनके पास वापस रुक करेंगे, लेकिन सवालों के निशाने पर ब्रजमोहन अग्रवाल जी और उनकी पार्टी है। ब्रजमोहन जी, थोड़ा इस पर रोशनी डाले ना। प्रेम कुमार जी ने भी सवाल उठाया, नरेश टिकैत जी भी जानना चाह रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर इस देश के तमाम किसान अपना गौरव अर्थात अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर अगर निकलते हैं तो देश की सरकार थर्रा क्यों उठती है? क्यों सरकार बेचैन हो रही है? क्यों सरकार परेशान हो रही है?
क्यों सरकार हैरान हो रही है? थोड़ा रोशनी डालें ब्रजमोहन जी। सरकार चलाने का बहुत लंबा अनुभव है आपको, समझा पाएंगे आप सरकार क्यों परेशान है? हिमांशु जी 26 जनवरी इस देश के गौरव का, इस देश के संविधान का एक बहुत बड़ा दिन है और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार होता है, इसकी जानकारी होती है। आज ये मैं आपसे अगर ये कहूं, इन सबसे पूछूं कि ये क्यों आवश्यक है कि दिल्ली में ही ट्रैक्टर रैली निकालना है, अपने अपने शहरों में क्यों नहीं निकाल सकते, वहां पर झंडे क्यों नहीं फहरा सकते? आप दिल्ली में आकर देश की राजधानी को अगर अव्यवस्थित करें, वहां पर बैन होता है, वहां पर 144 धारा लगी होती है, रास्ते बंद होते हैं, ट्रेनें बंद होती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से सब काम किए जाते हैं, तो यह क्या आवश्यक है कि दिल्ली में ही करें? आप जानबूझकर चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे कि यह आंदोलन में उग्रता हो जाए, और आप फिर बार बार सरकार के ऊपर में निशाना साधते हैं। क्यों आज तक दिल्ली में कभी किसी ने निकाला है क्या? ये कभी परंपरा रही है क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या? जो नहीं हुआ वो हम क्यों करना चाहते हैं? हम अपने शहर में निकालें, हम अपने गांव में निकालें, उसको कौन रोक रहा है? और वो निकलती भी है। आप जानबूझकर कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेकर और उसके बाद आप सरकार से प्रश्न करते हैं, तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि 3 दिग्गज वहां पर बैठे हैं और 3 दिग्गज इस प्रकार की बात करें कि सरकार को क्या परेशानी है। क्या देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, देश की राजधानी की कानून व्यवस्था को बनाए रखना यह सरकार का काम नहीं है? देश के गौरव को, देश की गरिमा को पूरे विश्व में बनाए रखना क्या यह सरकार का काम नहीं है? और सरकार जब इस बात को कहती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो जरा हम लोगों को भी जरा कोई सेंसिटिव होकर इस बात पर सोचना चाहिए कि कहीं हम ऐसा तो कुछ नहीं करने जा रहे हैं कि अगर कोई छोटी सी भी घटना दुर्घटना हो गई तो पूरे देश की बदनामी होगी कि 26 जनवरी के दिन ऐसी घटना हो गई थी। अब दिक्कत यह है ब्रजमोहन जी कि आज कार्यक्रम का स्वरूप कुछ ऐसा हो गया कि 4 एक तरफ है और ब्रजमोहन जी एक तरफ है। पर ब्रजमोहन जी की काबिलियत ऐसी, ऐसे मुकाबलों को आप लगातार ही झेलते हुए आए हैं, आज भी झेल लेंगे। सवाल इस बात का है कि 26 जनवरी के संदर्भ में इस देश की चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, वह जवान और किसान की ही बात करती है। तो 26 जनवरी के दिन परेड करने का अधिकार केवल जवान के हिस्से में रहेगा। जिस किसान की बेहतरी के लिए, जिस किसान को प्राथमिकता में रखने की बात आप हमेशा करते हैं, वो किसान अगर तिरंगा लेकर निकला तो कानून व्यवस्था के लिए संकट पैदा हो जाएगा, और उन लोगों के निकलने से संकट पैदा हो जाएगा जिनके साथ 11 दौर की बातचीत आपकी ही सरकार करती है। थोड़ा समझ में नहीं आया। एक दूसरा, 15 को 26 जनवरी के संदर्भ में यह दृश्य आम रहते थे कि तमाम बच्चे, तमाम संगठन प्रभात फेरी निकालते हैं। अगर इस देश के किसानों ने 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी पे अगर तिरंगे के साथ में जुलूस निकाल लिया तो आजादी तो हमारे पुरखों ने इसीलिए दिलाई थी कि हम अपने देश के अंदर, अपने देश के स्वाभिमान के साथ स्वतंत्र रूप से निकल सकें, या किसी और दृष्टिकोण से दिलाई थी? 2 सवाल आपसे, थोड़ा रोशनी डालें। जरा हिमांशु जी, मुझे लगता है कि अब ये बात कुतर्क पर आ गई है, तर्क पे नहीं है। क्या देश की राजधानी में 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन ट्रेनें बंद नहीं की जाती हैं? क्या 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी में फ्लाइट्स को कुछ देर के लिए स्थगित नहीं किया जाता है? क्या 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन लोगों को सड़कों पे और रूट्स को चेंज नहीं किया जाता है? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि अगर आप में इतनी देशभक्ति, आप अपने शहर में, अपने गांव में क्यों तिरंगा जुलूस निकालना चाहते? आपका उद्देश्य क्या है? किसी न किसी तरीके से कोई अराजक स्थिति पैदा हो और हम सरकार को बदनाम करें, और सरकार अगर चाहती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे और राजधानी में ना निकले, आप हर चीज अपनी मर्जी से करेंगे? क्या कानून व्यवस्था आपके हाथ में आप बनाएंगे? कानून व्यवस्था का बनाने का काम सरकार का है, और सरकार अगर किसी बात का आग्रह करे तो आप अपनी जिद पर अड़ेंगे। ये आपका भी कहना तर्क संगत नहीं है कि राजधानी में देश के 1 लाख ट्रैक्टर पहुंच जाएं तो राजधानी के 2 करोड़ लोग कहां जाएंगे? उनके चलने के रास्ते का क्या होगा? उनकी स्कूटर का क्या होगा? उनके पैदल चलने वाले बच्चों का क्या होगा? वहां की कारों का क्या होगा? आप कहीं की भी व्यवस्था को ठप कर अधिकारों की बात कर देते हैं। कहीं की व्यवस्था ठप करने का अधिकार आपको नहीं है। किसी के भी अधिकारों को छीनने का काम आपका नहीं है। आप दिल्ली के लोगों का भी अधिकार है, दिल्ली की जनता का भी अधिकार है जीने का। आप वहां पर आप रास्ता बंद कर बैठे और अपना अधिकार बोल रहे हैं। आप बैठिए किनारे, कौन रोक रहा है आपको?
आप क्यों रास्ता बंद कर बैठे? तो ब्रजमोहन जी का कहना है कानून व्यवस्था बनाना हमारी जिम्मेदारी, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी, दिल्ली के लोगों का स्वतंत्र जीवन बिना किसी परेशानी के चल सके, ये हमारी जिम्मेदारी। और अगर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम इस मार्च को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सवाल उठा रहे हैं। जवाब देने के लिए नरेश टिकैत जी मौजूद हैं। नरेश टिकैत जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है, क्यों लोगों को परेशान करना चाहते हैं? जब आप शांति के साथ ही सब कुछ चाहते हैं तो शांति से कोने में बैठे रहिए। ये सब परेशान करने की जरूरत क्या है आपको इस देश के लोगों को? ब्रजमोहन जी का कहना है, जवाब देंगे? हम गुलाम भारत में थोड़ा ही है। अग्रवाल जी की हम कदर करें, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है बातचीत। अग्रवाल जी को हम वो नहीं करते, नीचा नहीं दिखाते जी। पर हम यही चाह रहे बातचीत, आखिर को तिरंगे का हम कहीं अपमान तो नहीं कर रहे। हम उस दिन 20 जनवरी को के रूप में हम काले झंडे तो नहीं लेकर जा रहे। विरोध का तो यूं भी तो एक तरीका हो सके क्या, हम काले झंडे तो नहीं लगा के जा रहे, ट्रैक्टर को तिरंगा ही तो जा रहे, राष्ट्र सम्मान का एक वो प्रतीक है। और इनको इस तरह की इनके दर्द क्यों हो रहा है इतना? किसान बिल्कुल पीछे हटने को नहीं तैयार है। ये अपनी हठ धर्मी छोड़ दे, इनकी हठ धर्मी नहीं चलने की। किसानों की हठ धर्मी चल जाएगी थोड़ी बहुत जी, किसानों की हठ धर्मी चल जाएगी। किसान इस देश का अन्नदाता है, किसानों ने वोट दे रखी, किसानों की हठ धर्मी चलेगी, इनकी नहीं हठ धर्मी चलने की। ये अपनी जुबान सुधारो, बिल्कुल व्यवहार कुशल बनो, अच्छी तरह से एक पटड़ी पर आ जाएगी बातचीत। ये हमारी बेइज्जती ना करो। नरेश जी, आपको बार बार लगता है कि आपकी बेइज्जती हो रही है, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं, पर 11-11 दौर की बातचीत के लिए सरकार के पास जा रहे हैं। सच्चाई क्या है? अगर सरकार वाकई आपके प्रति संवेदनशील नहीं है, सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है, सरकार आपका सम्मान नहीं कर रही है, तो 11-11 बार आप जाते क्यों हैं? नहीं जाने को तो फिर हुआ हो जाएगा, फिर किसानों पर आरोप लगाकर कहना भाई वार्ता में नहीं जाते जी। वार्ता में नतीजा क्या निकल रहा? नतीजा क्या निकल रहा? असद प्रधानमंत्री बैठो वार्ता में जी, राजनाथ जी बैठो वार्ता में, जो जिम्मेदारी आदमी जी। ये इस तरह की बात ना करो। इन्होंने माहौल बिगाड़ दिया। ये दूसरी तरफ को किसानों को ले गई है, किसान नहीं जानेगा दूसरी तरफ को। हम रास्ते से विचलित नहीं होने के। ये कितनी बात कह लो, हमें इस राष्ट्र का फिक्र है, कोई बात नहीं, हम सुनने के आदी हो गए। हम इनके देख रहे कितने आरोप ये लगा रहे, क्या होगा आने वाले कल में? क्या होगा इनकी जो नो एंट्री कामों में होगी, जब क्या होगा, किसके पास चले जाएंगे ये लोग? तो हमने घोषणा नहीं करी। नरेश टिकैत जी तो लगातार इस बात पर है कि उनके साथ में व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है। ब्रजमोहन जी, एक बार फिर वापस आपके पास लौट रहा हूं। आपको नहीं लग रहा है 11 दौर की बातचीत के बावजूद भी किसान जो भी आंदोलन में बैठे हैं, आप उन्हें मना पाने में, अपनी बात समझा पाने में और उठा पाने में नाकामयाब हुए और नाकामयाब हो रहे हैं? कैसे सुधारेंगे अपनी बात? इतनी नाराजगी से अगर भाजपा के नेता इन आंदोलनकारियों को बिगड़े हुए, बहकाए हुए, बरगलाए हुए बताते रहेंगे तो आपको लगता है बात बन जाएगी? देखिए हिमांशु जी, मैं पहले दिन से चर्चाएं सुन रहा हूं, पहले दिन से मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा हूं। पहली मांग थी कि एमएसपी की गारंटी सरकार दे। एमएसपी की गारंटी देने का आश्वासन सरकार ने दे दिया कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। इन्होंने कहा कि जो जमीनें हैं वो किसानों की सुरक्षित रहना चाहिए। शासन ने कह दिया कि हम इसका संशोधन कर देंगे कि किसानों की जमीनें सुरक्षित रहेंगी। पहले भी उसमें सुरक्षित थी जमीनें, जमीनों के ऊपर में कोई सौदा नहीं हो रहा था। इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट निजी मंडियां हैं, उन मंडियों पे उतना ही टैक्स लगना चाहिए जो कि सरकारी मंडियों पर लगता है। सरकार ने इसको भी मान लिया। उसके मानने के बाद भी आंदोलन को चलाने की हरधर्मिता रखना, यह किस बात की तरफ इंगित करता है? सरकार तो बार बार झुक रही है, सरकार बातों को मान रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की। अब हम सुप्रीम कोर्ट का भी अवमानना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं कि हम कमेटी की बात नहीं मानेंगे। अरे आप 2 महीने रुक जाइए, कमेटी की बात अगर आपको नहीं जमती है तो आप फिर आंदोलन करिएगा। तो जिस प्रकार की हठधर्मिता है वो
निश्चित रूप से बहुत सारी शंकाओं को जन्म देती है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में, अभी मैं पाठक जी को सुन रहा था, 80 लाख टन धान सपोर्ट प्राइस में खरीदा गया है। पंजाब में 2 लाख टन धान सपोर्ट प्राइस में खरीदा गया है। मध्य प्रदेश में धान और गेहूं सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जा रहा है। तो ये सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जा रहा है तो कौन खरीद रहा है? केंद्र सरकार खरीद रही है। कोई क्या आसमान से पैसा आ रहा है क्या? और छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 20 साल हो गया। आज 20 साल से लगातार हम धान सपोर्ट प्राइस में खरीद रहे हैं। पंजाब 25 सालों से गेहूं और धान सपोर्ट प्राइस पे खरीदता है। हरियाणा में खरीदा जाता है। तो ये कहां से खरीदा जा रहा है? ये केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ही तो खरीदा जा रहा है। आज भी खरीदा जाएगा और केंद्र सरकार ये बोल रही है कि आगे भी खरीदा जाएगा। अभी तक कोई कानून नहीं था, उसके बाद भी खरीदा जा रहा था। केंद्र सरकार अब इस बात की गारंटी देने तैयार है, तो उसके बाद किस बात की हठधर्मिता है? आपने बातचीत के फ्लो में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इतनी आसानी से 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का श्रेय केंद्र सरकार को दे दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो बता रहे हैं कि अनुमति नहीं मिल रही 24 लाख मीट्रिक टन से एक दाना ऊपर की, और आप 80 लाख का दावा कर दिए। आज तो स्वयं कृषि मंत्री रहे हैं, थोड़ा बता दें केंद्र सरकार क्या 80 लाख मीट्रिक टन का पैसा दे रही है छत्तीसगढ़ सरकार को? अगर दे रही है तो उसका खुलासा हो जाए। 80 लाख, हाँ मैं आपको बता दूं, 80 लाख मीट्रिक टन को खरीदने का बैंक गारंटी, बैंक से पैसा केंद्र सरकार ने, और 24 लाख मीट्रिक टन चावल वो लेंगे। 24 लाख मीट्रिक टन मतलब 40 लाख टन धान सरकार का खरीदेंगे, और साथ में 22 लाख मीट्रिक टन हमारे पीडीएस में बटेगा। अगर पूरा हम जोड़ लेंगे तो लगभग 50 लाख मीट्रिक टन का परमिशन तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे दिया है। 22 लाख टन तो चावल एफसीआई में जमा कराने का दिया है। बाकी चावल 22 लाख टन जो चावल है वो हमारे पीडीएस में बटेगा। और 80 लाख टन जो ये धान खरीदेंगे, उस धान का पूरा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार उठाएगी। ये बिहाफ ऑफ केंद्र सरकार खरीद रहे हैं, उसकी गारंटी जो है वो राज्य सरकार देगी। केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, उसी के आधार पर ये 80 लाख टन खरीद रहे हैं। तो केंद्र सरकार की गारंटी पर है, ये बृजमोहन जी का दावा है। लेकिन हम बातचीत को कंक्लूजन के तौर पर ले जाने की कोशिश करते हैं। राहुल राज मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल राज जी से हम कोशिश करेंगे, वो हालांकि सफर में है। राहुल राज जी, कुल मिलाकर कल की बैठक से देश कोई उम्मीद रखे? सरकार से आपको ऐसी कोई उम्मीद जिसके कारण से देश उम्मीद रख पाए, या देश को अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? राहुल राज जी, आपने शायद म्यूट कर दी है। उम्मीद के साथ हर बार बैठक में जाते हैं, और कल भी बहुत उम्मीद के साथ बैठक में जाएंगे कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। सरकार इस बात को समझे कि किसान लंबे समय से दिल्ली में बैठे हैं और अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हैं। और जहां तक प्रश्न अग्रवाल जी का है, और वो बार बार 26 जनवरी की परेड को लेकर लगे थे, तो परेड हम हमारे गांव में करेंगे साहब, लेकिन जो किसान दिल्ली में बैठा है उसकी भी तो नैतिक लोकतंत्र में अधिकार है कि वो लाल परेड पे नहीं जा रहा है तो ईस्टर्न पेरिफेरल पे या आउटर रिंग रोड पे तिरंगा लगा के अपने ट्रैक्टर में कुछ कदम वो भी चले। हम जवानों की परेड को व्यवधान डालने का कभी मंशा थी नहीं। हम तो हमारी परेड जहां हम है वहां बैठ के तिरंगा लगाने में ये कौन सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। और कल भी हम बड़े सम्मान के साथ जाएंगे। अग्रवाल जी की अगर बात होती हो तो सरकार तक पहुंचा दे रात में कि साहब किसानों की बात मान लो, वो वापस घर आ जाएंगे। हमें कोई शौक थोड़ी है दिल्ली की बॉर्डर पर बैठने का। और प्रश्न रहा कि दिल्ली पे जाम लगा के बैठे हैं, तो अग्रवाल जी सड़कें खोदी सरकार ने, रोका हमको। हमने तो सबसे पहले ही रामलीला मैदान की परमिशन मांगी थी कि रामलीला मैदान में परमिशन के कारण हम जाके बैठ जाएं। आपकी सरकार ने हमको जाने नहीं दिया। अभी भी आप अगर परमिशन देते तो हम अंदर जाके बैठते अपनी बात कहते, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आप रोके हुए हैं और कहते हैं कि हमने नहीं रोका है। आप तो कल भी करवा दीजिए। अब कल के कल वापस चले जाएंगे। एमएसपी गारंटी कानून और कानून वापसी जो 3 काले कानून ने कराइए, हम चले जाएंगे। हम तो कल भी उम्मीद के साथ। तो राहुल जी इसी बात पर अड़े हुए हैं, तीनों कानूनों की वापसी लीजिए और एमएसपी के संदर्भ में कानून लाके दीजिए। एमएसपी की लिखित गारंटी की बात नहीं है, बात है उसके संदर्भ में संसद से कानून पारित कराने की। वैसा ही कानून जैसे 3 ये कानून पारित कराए गए थे, ये बताते हुए कि देश में किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। तो प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि जब भी कोई बातचीत होती है तो उस बातचीत में कोशिश होती है कि दोनों पक्ष अपने अपने रुख में कुछ नरमी लाएंगे, उस नरमी के साथ में समाधान तक पहुंचेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 57 दिन के दौरान जब भी बातचीत हुई है, नरमी सरकार के रुख में ही आती गई है।
किसान संगठन जिस बात को लेकर अड़े थे वो लगातार उन्हीं बातों को लेकर अड़े हुए हैं, उस रुख में कोई नरमी नहीं दिखी। अब अगर इसको हठधर्मिता ब्रजमोहन अग्रवाल जी करार देते हैं या भाजपा के तमाम नेता करार देते हैं तो उन पर आप सब लोग इतने नाराज क्यों होते हैं? पिछले 11 दौर की बातचीत इस बात की साक्षी है कि किसान अपनी मांग से टस से मस नहीं हुए, जबकि सरकार अपने स्टैंड से, अपने रुख से काफी पीछे आ चुकी है। बहुत अच्छा प्रश्न है हिमांशु जी, और वो इसको इस रूप में देखा जाए कि ये पूरा आंदोलन, इसमें किसान मांग क्या रहा है जी? किसान कुछ मांग रहा है क्या? कोई नई बात मांग कर रहा है? जो उसके पास पहले से हक है उसको सुरक्षित रखने की बात कर रहा है। एमएसपी की गारंटी का जो वादा था, तब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, तब भी उन्होंने कहा था कि ये एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो वो अपनी ही बात को पूरा करे, किसान कोई नई बात तो कह ही नहीं रहा है। तो आप जो कह रहे हैं नरमी बरत रही है सरकार, ऐसी क्या चीज, ऐसी क्या बात सरकार की ओर से जा रही है, नई बात, किसानों को फायदा पहुंचाने वाली बात की नरमी? अरे वो तो एमएसपी की गारंटी मांग रहा है, वो अपनी जमीन को बचाने की बात कर रहा है। ऐसी, इसलिए जो पीछे हट रही है और आगे हट रही है, इसको बात को समझने की बात है, नरम और गरम को समझने की बात है। आंदोलन 56 दिन बीते हैं, आप कल्पना नहीं करेंगे हिमांशु सर, आप इस हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की शहादत, अंग्रेजों के सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ था। 70 से के करीब लोग मारे गए हैं किसान। बीजेपी के नेताओं को कम से कम एक बार उनके परिवार से मिलने जाना चाहिए, आंदोलनकारियों से मिलने जाना चाहिए। क्या ये छोटी मोटी बात है? 70 से के आसपास किसान शहीद हो गए और हम बात करें नरम और गरम की। जब हम जान दे रहे हैं तो फिर जान देने वाला और सब कुछ हम कफन बांध करके निकले हुए हैं, तो इससे ज्यादा और हम क्या दे सकते हैं? हमसे तो छीना जा रहा है, हमसे तो छीना जा रहा है। और 70 से ज्यादा शहादत के बाद भी सरकार को लगता है कि उसे ये कानून वापस नहीं लेने चाहिए। ऐसा तो अंग्रेजों के दौर में भी नहीं हुआ, ये प्रेम कुमार जी का कहना है। नरेश टिकैत साहब के साथ वापस लौटता हूं। टिकैत साहब, कितनी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं आप? कितनी और शहादत देने की तैयारी के साथ आए हैं? सरकार को लगता है कि आप सरकार के इकबाल को चुनौती दे रहे हैं। सरकार जो एक मजबूत सरकार की छवि न केवल इस देश में बल्कि दुनिया में रखती है, उस छवि को तोड़ देना चाहते हैं। सरकार ने जो कानून संसद से पारित कराए हैं, आप जन आंदोलन के दम पर उसे वापस करा देना चाहते हैं, तो सरकार का इकबाल क्या रह जाएगा? कितनी लंबी लड़ाई लड़ लेंगे? नहीं, लड़ाई तो अभी शुरुआत हुई जी। ये 56-57 दिन तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो लड़ाई का आप इनमें जाकर देखो, बॉर्डर पर जाकर देखो जी। किसान पीछे हटने को थोड़ा ही वो है। किसान तो कोई वो नहीं है, बातचीत गांव में चले जाओ अपना चले आवे जी। ये नहीं बात है, कुछ नहीं। इनका तो आर पार की बात होगी जी, इसमें कोई वो नहीं है बातचीत। हम ना हिंसा को होने देने के आंदोलन, अखबार ऐसा हम हिंसा में जैसे भी कुछ जिसकी किस्मत में हो गया अपना ठीक है। इनके पुलिस की गोली तक कोई मर गया, उसकी शव यात्रा भी निकलेगी, बिनो थोड़ा ही हम चुप बैठ जाएंगे जी। ये भी 26 जनवरी का थोड़ी बात है। भी तो जी ये गोली चलवाओ है सरकार, गोली चलवाओ जी, उसकी शव यात्रा निकलेगी, फिर उसकी 13वीं होगी, फिर उसकी या उसकी अंत्येष्टि भी वही करेंगे जहां गोली चलेगी जिस बॉर्डर पर। ये अपनी जिद्दी रवैया अपनाओ। हम फिर भी यही कह रहे, ये अपनी जुबान काबू में रख लो। जो इन्हें सरकार चलानी, नई सरकार चलानी, तो अपना जो कुछ भी जिसकी जो कुछ किस्मत में होगा अपना वे कर रहे, अपना जबरदस्ती उठा लो, टैंक चला दो, इन पर गोली चलवा दो, अपना ठीक है। टिकैत साहब के तेवरों में तो कोई नरमी है नहीं, सरकार जितनी भी नरमी दिखाए। मैं ब्रजमोहन जी के पास आखिरी बातचीत के लिए आ रहा हूं। ब्रजमोहन जी, आपने तो ऐसे कई आंदोलनों का सामना किया, अपनी कुशलता से आपने मामलों का निपटारा भी किया। अब आपसे एक राजनीतिक सवाल है, सरकार कहां चूक रही है? इतने स्तर पर मेहनत, इतने बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली में लगे हैं, पर सफलता दूर, बहुत दूर और बहुत दूर होती जा रही है। कहां चूक रही है आपकी सरकार? आप कहां चूक रहा है आपका मैनेजमेंट? देखिए, ना सरकार चूक रही है, ना मैनेजमेंट चूक रहा है, ना कोई असफलता है। आज सरकार बहुत सहानुभूति के साथ में किसानों के मामले को डील करना चाहती है। सरकार शांति से बातचीत करना चाहती है।
आपने स्वयं ने कहा 56 दिनों में सरकार हर बार झुक रही है। समझौता कभी भी टेबल पे बातचीत होती है, कोई रास्ता निकलता है तो टेबल पर निकलता है, थोड़ा दोनों को थोड़ा झुकना पड़ता है। परंतु मैं देख रहा हूं कि हमारे जो किसान नेता हैं वो लगातार अपने स्टैंड को बदल रहे हैं। शुरू के दिनों में कहते थे कि इस कानूनों में कुछ विसंगतियां हैं, वो विसंगति दूर होना चाहिए। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव दिया। जब वो प्रस्ताव दे दिया तो उन्होंने कहा नहीं, कानून वापस होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एमएसपी की गारंटी चाहिए, सरकार ने कहा एमएसपी की गारंटी मिल जाएगी, विसंगतियां दूर करने के लिए तैयार हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें इस बात पर है, अभी तक कानून के कारण किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना नुकसान होने वाला है। जब अभी भी इस वर्ष भी सपोर्ट प्राइस पर पंजाब में भी, हरियाणा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी गेहूं और धान खरीदा गया है, आगे भी खरीदा जाएगा। जब सरकार ये गारंटी दे रही है तो हठधर्मिता किस बात की है? ब्रजमोहन जी, आपने कहा कि अभी तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है। माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। क्या आपको नहीं लगता है कि भाजपा की गांव में जमीन उखड़ जाएगी अगर किसान का ये तेवर बना रहा? 70 किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन के चलते। इन मौतों के बोझ को भाजपा कैसे वहन करेगी, सोचा है ब्रजमोहन जी? देखिए हिमांशु जी, आप भी पत्रकार हैं, कितनी मौत स्वाभाविक है, कितनी मौत आंदोलन के कारण हुई है, कितनी मौत बीमारी के कारण हुई है। कोई सरकार के डंडे से नहीं हुई है, कोई सरकार की गोली से नहीं हुई है, कोई सरकार के अत्याचार से नहीं हुई है। तो आप जबरदस्ती इसको इस तरफ मोड़ने की कोशिश करना, यह मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अगर कोई आत्महत्या करता है तो, कोई सुसाइड करता है तो बोले किसान ने आत्महत्या कर ली, आम आदमी आत्महत्या करता है तो उसको आत्महत्या नहीं मानते हैं। अगर कोई सवर्ण आत्महत्या करता है तो उसको आत्महत्या नहीं मानते, अगर कोई पत्रकार आत्महत्या करता है तो उसको आत्महत्या नहीं मानते हैं। कोई स्वाभाविक डेथ किसान की हो गई तो बोले किसान ने खेती के कारण आत्महत्या कर ली, उसकी डेथ हो गई। तो जरा इस प्रकार की चीजों को डाइवर्ट करना किसी चैनल के लिए भी, और वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उनके लिए भी उचित नहीं है कि हम चीजों को, स्वाभाविक चीजों को डाइवर्ट करें। कोई सरकार के कारण किसी की डेथ हुई हो तो आप उसकी बात करें। हाँ, स्वाभाविक है कि किसान आंदोलन में डेथ हुई है, इसलिए किसान भाई और बाकी उसको शहीद कहेंगे, ये अच्छी बात है। परंतु उसको डाइवर्ट करना कि सरकार के कारण हुई है, ना आपके चैनल को करना चाहिए, ना हमारे पत्रकार महोदय को करना चाहिए, ना बाकी किसी को करना चाहिए। ये डेथ क्यों हुई है? कोई सरकार के कारण डेथ नहीं हुई है, ये तो आंदोलन के कारण डेथ हुई है। कई लोग तो चिट्ठी लिखकर ही गए कि जिंदों की आवाज नहीं सुनी जा रही, शायद मुर्दों की आवाज सुन लेगी। अब उसके बाद आप खारिज कर दे, आपकी मर्जी। लेकिन कुल बातचीत का निचोड़ पे हमें पहुंचना है। बातचीत का निचोड़ यह बताता है कि सरकार कुछ नरमी के साथ समाधान की उम्मीद कर रही है और किसान पूरी गर्मी के साथ अपनी मांग पर टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। जन समर्थन अगर किसान संगठनों को मिलता गया तो कुल मिलाकर नतीजा इन कानूनों की वापसी के तौर पर ही, समाधान के तौर पर सामने आएगा। सरकार के पास विकल्प एक ही है कि वह जन समर्थन के स्थान पर इन किसानों को दीनहीन बना दे। अगर ये किसान संगठन जन समर्थन के अभाव का सामना करेंगे तो ही सरकार की बात मानेंगे। और जन समर्थन अगर किसान संगठनों को मिला तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी जीत तो जनता की होती है। जनता किसानों के साथ है या सरकार के साथ, अब फैसला इसी से निकलेगा। बाकी टेबल पे कुछ निकलेगा ऐसी उम्मीद कम से कम इस कार्यक्रम से तो निकलती नहीं दिखती। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि निराशा इस बात की जरूर है कि आशा की कोई किरण इस कार्यक्रम से निकल ना सकी। बहरहाल समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि उस दिन से पानियों की तरह बह रहे हैं हम, उस दिन से पानियों की तरह बह रहे हैं हम, जिस दिन से पत्थरों का इरादा समझ लिया। सईद अहमद ने यह लिखा था। लेकिन क्या सरकार किसानों के संदर्भ में, जो किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, उसे समझ पाए? अगर समझ लिए हैं तो पानी की तरह बहने का शायद समय आ गया है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद, सादा प्रणाम।